नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए जाते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर पड़ता है, यानी कि इन दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ये अधिनियम सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के पर आधारित होता है और इसे फरवरी 1909 में पारित किया जाता है। तो एक पहला जो प्रश्न पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसे जो है सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह प्रावधान लाया गया था। तो बात करें मार्ले मिंटो के जो अधिनियम के उद्देश्य की, तो मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम में दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना होता है। सरकार की मंशा होती है कि सांप्रदायिकता को भड़काकर वह उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर सकती है। इन्हीं सब को लेकर यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया जाता है। तो जानते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या उसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस की, यानी भारत सचिव और उसकी काउंसिल की। भारत सचिव और काउंसिल आपको पता है कि वो लंदन में होती है और इसमें कुल 15 सदस्य होते थे, सलाहकार सदस्य जो भारत सचिव के होते थे। तो इसमें प्रावधान किया जाता है, एक मतलब कि जब ये अधिनियम होता है तो उसमें कहा जाता है कि इनमें भारतीयों की भी नियुक्ति की जाएगी, यानी ऐसे इच्छा व्यक्त की जाती है। तो इसी के अनुसार इसमें 2 भारतीयों केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव के काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है। यानी कि पहली बार जो कि भारत सचिव की काउंसिल है उनमें भारतीयों को जगह मिलती है। ये बात हो गई भारत सचिव और उसकी काउंसिल की। अब हम बात करते हैं उसके एजेंट जो कि भारत में शीर्ष था, वायसराय और उसकी काउंसिल। अभी भी वायसराय और काउंसिल में 7 सदस्य होते हैं और इसमें पहली बार एक सदस्य भारतीय को भी शामिल किया गया। 2 की मांग चल रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन सिर्फ एक सदस्य को ही शामिल किया जाता है और सदस्यों की संख्या उतनी ही पहले की जैसे 7 रहती है। और जो सदस्य शामिल किए जाते हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं, जो कि विधि सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, यानी नामांकित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्यकारिणी जो परिषद है वायसराय की, उसमें भी एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो इन दोनों जो पॉइंट हैं इनसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो भारत की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति, और दूसरा प्रश्न भारत सचिव और उसकी काउंसिल में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। अब बात करते हैं हम केंद्रीय विधान परिषद की। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद का गठन अब हम माने तो इसमें एक वायसराय और उसकी काउंसिल और दूसरी जो इसे विस्तारित विधान परिषद कहते हैं, यह अतिरिक्त जो सदस्य एडिशनल मेंबर के नाम से जाना जाता है वो सदस्य होते थे। केंद्रीय विधान परिषद में जो ये आप जानते हैं कि जो गवर्नर वायसराय की जो काउंसिल उसमें 7 सदस्य हैं, और इस बार जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या देख ली, इसमें जो पहले 16 सदस्य शामिल होते थे अब इनकी जो बढ़ा के संख्या 60 कर दी जाती है। यानी केंद्रीय विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 7 कर दी जाती है। और लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही होता है, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत अभी इसमें होता है। इस प्रकार से इसकी कुल सदस्य संख्या 69 हो जाती है, जिसमें 37 सरकारी होते हैं शासकीय और 32
अशासकीय यानी गैर सरकार। ये बात हो गई केंद्रीय विधान परिषद की। अब हम प्रांतीय विधान परिषद में देखते हैं। प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कर दिया जाता है, यानी कि इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो बहुमत में आ जाते हैं। अब देखते हैं इनकी जो क्या कुछ शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी जाती है। अब सदस्य जो है बजट पर बहस कर सकते हैं, लोकहित विषय पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अभी भी इन्हें मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। वायसराय को फुल आज़ादी होती है कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे या न दे, या उसको ये भी आज़ादी होती है कि वह प्रस्तावों को ठुकरा भी सकता है। अब देखते हैं इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का, जिससे कि एक सांप्रदायिकता का जन्म होता है। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की जाती है। इसके लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं, जिनमें से एक साधारण होता है, दूसरा वर्ग विशेष और तीसरा विशेष। वर्ग विशेष में केवल मुसलमान होते हैं और विशेष में जमींदार, व्यापारी इत्यादि शामिल होते हैं। अगर बात करें, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली का भी आरंभ कर दिया जाता है, यानी कि मुस्लिम लीग की जो मांग होती है, जो कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये ब्रिटेन वालों मतलब लॉर्ड मिंटो की ही चाल होती है, उस बात को मान लिया जाता है। और इसमें पृथक निर्वाचक का मतलब समझें, ये अगर कोई क्षेत्र है और वहाँ पर 10 मुस्लिम हैं और 5 हिंदू हैं, तो वहाँ पर जो मेन जो जनसंख्या के आधार पर चुना जा रहा था, तो वहाँ से जो व्यक्ति होगा नामित किया जाएगा वह मुस्लिम होगा। और यह प्रावधान किया गया कि अब यहाँ पर जो वोट जो इसको केवल मुस्लिम ही देंगे, और ये जो हिंदू आबादी है ये जो है इन्हें वोट नहीं देगी। तो इस प्रकार से एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया जाता है और इससे एक सांप्रदायिकता का जन्म होता है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। तो इसके अलावा जो भी प्रावधान थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अब इससे कुछ खास हासिल तो होता नहीं है। एक सांप्रदायिकता का जन्म होता है और जो उसका जो लक्ष्य होता है कि जो मार्ले मिंटो का, कि इसका जो उद्देश्य होता है कि उदारवादियों को वो भ्रमित करना चाहती है और राष्ट्रवादी दल में फूट डालकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना चाहती है। सरकार इन सुधारों के द्वारा नरमपंथी और मुसलमानों को लेकर लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। यही इसका जो प्रमुख उद्देश्य था और जो इसमें कोई स्पेशल सुधार नहीं किए गए। कांग्रेस को साधने के लिए कार्यकारिणी परिषद और एसओएस की सलाहकारी जो परिषद उसमें सदस्यों को नामित कर दिया जाता है। निर्वाचन सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। मुस्लिम लीग के लिए साधने के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली ला दी जाती है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है ताकि जो इन दोनों को एक शांत रख सके और अपने छिपे एजेंडे में ये जो उदार राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसको वह समाप्त करने को सफल हो सके, यानी उसका दमन कर सके। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी पद्धति अपनाई गई वह बहुत ही अस्पष्ट थी। जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट थी। उनका जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस था बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर हम संक्षेप में बात करें, एक 30 सेकेंड में इसके हम सारांश की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको?
जो सलाहकारी परिषद है भारत सचिव की, उसमें भारतीयों को जगह दी गई, कार्यकारिणी परिषद में जगह दी गई, और जो गवर्नर वायसराय की काउंसिल है उसमें जगह दे दी गई, और जो केंद्रीय अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में भी इन्हें संख्या बढ़ा दी जाती है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है, बहस करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं मिलता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का भी आरंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके जो प्रमुख जो इसका जो सारांश है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।